आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। खलाबाज सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बाहिफाजत जमीन पर वापस आ गए। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने खुशी का किया इजहार। वजीर आजम ने कहा कि आपका गैर मुतज़लज़ल अज़्म लाखों लोगों को हमेशा करता रहेगा मुतासिर। मरकजी काबीना की मीटिंग में बड़े फैसले। तरकीबी यूपीआई स्कीम की तौसीह को मंजूरी। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने दी जानकारी। आसाम में अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स के लिए 10,601 करोड़ रुपए मंजूर। महाराष्ट्र में 6 लेन वाली ग्रीन फील्ड हाईवे की तामीर के लिए भी दी गई मंजूरी। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने फ्रीबीज पर किया अहम तबसरा। कहा कि पार्लियामेंट को फ्रीबीज पर गौर करने की है जरूरत। कहा कि फ्रीबीज बन गए हैं इंतखाबी फितने। लोकसभा में उठाया गया कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन का मसला। बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या ने तजवीज वापस लेने का किया मुतालबा। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने कहा कि ऑपोजिशन वोट बैंक के लिए देना चाहती है रिजर्वेशन। और रायसीना डायलॉग का आज आखिरी दिन। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पैनल डिस्कशन में लिया हिस्सा। कहा कि डिजिटल दौर में कौमी सलामती दुनिया में कारोबारी फैसलों में अदा करती है अहम किरदार। और अब खबरें तफसील से। भारतीय निजात नासा की खलाबाज सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आज सुबह 3:27 पर बाहिफाजत जमीन पर तकरीबन 9 माह बाद खला से वापस लौट आए हैं। इन लोगों ने खला में 286 दिन गुजारे। सुनीता विलियम्स और उनके साथी खलाबाज को स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए जमीन पर वापस लाया गया। आज सुबह स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल ने फ्लोरिडा के साहिल पर सॉफ्ट स्प्लैश डाउन के साथ कामयाब लैंडिंग की, जिसके बाद उन्हें बचा लिया गया। सुनीता के साथ 3 दीगर साइंसदान भी वापस आए हैं। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को नासा के मिशन पर रवाना हुई थी, लेकिन अपने खलाई जहाज बोइंग स्टारलाइनर में खराबी की वजह से सुनीता विलियम 9 माह तक वहां पर फंसी रहीं। सुनीता और बुच विल्मोर ने अपने मिशन पर खला में 286 दिन गुजारे। आज खलाई जहाज के स्पेशल स्प्लैश डाउन के बाद खलाबाज को कई दिनों तक सेहत की जांच के लिए ह्यूस्टन में खलाई एजेंसी के जॉनसन स्पेस सेंटर में रखा जाएगा, जहां कई रोज तक उनका तिब्बी मुआयना किया जाएगा, जिसके बाद नासा के फ्लाइट सर्जन जरूरी तशखीस के बाद उन्हें अपने घरों को जाने की इजाजत देंगे। सुनीता और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए मिशन का नाम क्रू 10 रखा गया था और इसमें 4 खलाबाज शामिल थे। सुनीता विलियम्स की बाहिफाजत वापसी पर गुजरात के महसाणा जिले में उनके आबाई गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है और इससे पहले गांव में सुनीता की बाहिफाजत वापसी के लिए पूजा भी की गई थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नासा के क्रू 9 मिशन की पूरी टीम को जमीन पर महफूज वापसी पर मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा कि नासा के क्रू 9 मिशन की पूरी टीम को जमीन पर महफूज वापसी पर मुबारकबाद। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथी खलाबाजों ने अपने इस्तेकामत, लगन और कभी ना हारने वाले जज्बे से सबको मुतासिर किया है। उनका तारीखी सफ़र अज़्म, टीम वर्क और गैर मामूली हौसले की दास्तान है। मैं उनके अज़्म को सलाम करती हूँ और उनकी अच्छी सेहत की दुआ करती हूँ। भारतीय निजात नासा की खलाबाज सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जमीन पर वापस आ गए हैं। अपनी खुशी का इजहार करते हुए पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की है और लिखा है कि खुशामदीद क्रू 9, जमीन ने आपको याद किया। ये सब्र, हौसले और बेपनाह इंसानी जज्बे का इम्तिहान रहा है। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 खलाबाजों ने एक बार फिर से हमें दिखा दिया है और साबित कदमी के असल मानी क्या है। उनका गैर मुतज़लज़ल अज़्म लाखों लोगों को हमेशा के लिए मुतासिर करता रहेगा।
खलाई तहकीक का मतलब है इंसानी सलाहियत की हुदूद को आगे बढ़ाना, ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने का हौसला और इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने की हिम्मत। सुनीता विलियम्स ने एक रहनुमा और एक आइकॉन के तौर पर अपने पूरे करियर में इस जज्बे की मिसाल दी है। हमें इन सभी पर बहुत फ़ख्र है जिन्होंने उनकी महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत की है। उन्होंने दिखाया है कि जब दुरुस्तगी जुनून से मिलती है और तकनीक इस्तकामत से मिलती है तो क्या होता है। साइंस टेक्नोलॉजी के वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने नासा की भारतीय निसात पत्र जारी किया जिसमें सुनीता जी की सुरक्षित वापसी की कामना भी थी और उनको भारत आने का निमंत्रण भी। और आज जब उनका सुबह 3:27 पर लौटना हुआ है तो हम सब के लिए वो गर्व का पल भी था, गौरव का भी और राहत का भी। चंद्रयान 4 जिसको लेकर के सदस्य ने बात रखी है कि उसका क्या महत्व रहेगा, उसका क्या उद्देश्य और लक्ष्य रहेगा। मूलतः तो वो सैंपल ले जाने के लिए है, लेकिन वो सारी वो प्रक्रियाएं अंजाम देगा, वो सारी एक्सरसाइजेस जो आने वाली हमारी मिशंस के लिए अनिवार्य रहेंगी। और जिस प्रकार सुनीता विलियम को लाने के लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग के प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया गया, वो हमारे लिए भी आने वाले समय में अनिवार्य रहेगा, क्योंकि भारत की भी योजना है कि हमारा एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो जिसका हम नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन रखें। और यदि सब कुछ योजना अनुसार चलता रहा तो सन 2040 को एक भारतीय मूल का व्यक्ति चांद पर धरती पर उतारने की भी योजना है। जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में चंद्रयान मिशन के बारे में भी जानकारी दी। चंद्रयान एक पहला ऐसा हमारा मिशन रहेगा जो 2 लॉन्च व्हीकल्स से छोड़ा जाएगा। उसके 5 कंपोनेंट रहेंगे, 3 एक तरफ 2 एक तरफ। और डॉकिंग अनडॉकिंग जिसकी थोड़ा बहुत अनुभव स्पेसएक्स से भी हुआ है, उसको बार बार कर करके और अधिक अनुभव और क्षमता हासिल करने का प्रयास रहेगा। ये दोनों रॉकेट ऊपर जाकर के अर्थ के ऑर्बिट पे जुड़ जाएंगे, डॉकिंग होगा। फिर वहां से जब वो चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएंगे तो अलग होकर के डिसेंडर और असेंडर मॉड्यूल नीचे उतरेंगे। डिसेंडर मॉड्यूल सैंपल इकट्ठे करके वापस लौटने के बजाय वहीं रह जाएगा। असेंडर मॉड्यूल वापस जाएगा, फिर से डॉकिंग होगी बाकी के रॉकेट के साथ। और फिर वो जो ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल जब नीचे आएगा अलॉन्ग विद दी री एंट्री मॉड्यूल, तो धरती के ऑर्बिट में आकर के वो फिर से अलग हो जाएगा। और आते समय मूलतः केवल 10% उसका वजन रहेगा, क्योंकि सारे मॉड्यूल धीरे धीरे अलग होते रहेंगे। तो ये रिपीटेड डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रैक्टिस भी रहेगी, जिससे हमें अपनी क्षमताओं का भी आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और आने वाली हमारी जितने भी मिशंस हैं उसके लिए भी हमें अनुभव रहेगा। मरकजी काबीना ने छोटे लेन देन में यूपीआई को फरोग देने के लिए 1500 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को मंजूरी दी है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने ये इत्तला दी। नरेंद्र मोदी जी ने 2020-21 से एक स्पेशल स्कीम चलाकर एमडीआर की कॉस्ट न पड़े कस्टमर्स पे वो एक सिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम के जो पार्टनर्स हैं उन सब की कॉस्ट को मिनिमाइज करना, फिर एफिशिएंसी मेंटेन करना, उसके लिए एक स्कीम बनाई है। और ये स्कीम आज आगामी वर्ष के लिए भी अप्रैल टू मार्च FY 25-26 के लिए भी ये स्कीम अप्रूव हुई। 1500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है। एंड एज पर दिस स्कीम फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स विच आर पर्सन टू मर्चेंट, जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2000 रुपीज, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। मरकजी काबीना ने आसाम में 10,601 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की तरक्की को मंजूरी दी। नॉर्थ ईस्ट में नामरूप में ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स 10,601 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक प्लांट है, उसकी प्रीमाइसेस के अंदर अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट के नाम से ये नया प्रोजेक्ट है।
और इस प्रोजेक्ट में एक जॉइंट वेंचर बनेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम, BVFCL, HURL और NFL और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन सब का एक जॉइंट वेंचर बनके 10,600 करोड़ रुपीस के टोटल इन्वेस्टमेंट से इस प्रोजेक्ट में यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग होगी। मरकजी काबीना ने JNPT को जोड़ने वाले 6 लेन वाले हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। इस पर 4,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। JNPT जो कि हमारा देश का सबसे बड़ा कार्गो कंटेनर पोर्ट है, उसके कनेक्टिविटी के लिए 4,500 करोड़ 4,500 करोड़ रुपीस का एक नया 6 लेन हाईवे बनाने का आज फैसला किया गया है। ये एक नया हाईवे प्लान किया गया है जो कि 6 लेन का हाईवे होगा। बहुत अच्छा इसका स्ट्रेट अलाइनमेंट होगा, कई सारी टनल्स हैं और एक तरीके से आपके एक्सेस कंट्रोल्ड ट्रैफिक मूव हो सकेगा इस हाईवे के कारण। और JNPT जो कि इतना बड़ा कंटेनर पोर्ट है, उस कंटेनर पोर्ट के लिए कंप्लीट जो हिंटरलैंड है हमारी, उस हिंटरलैंड से कार्गो को लाना और हिंटरलैंड में वापस कार्गो को पहुंचाना, ये बहुत आसान हो जाएगा। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने फ्रीबीज पर एक अहम तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को फ्रीबीज पर गौर करने की जरूरत है। चेयरमैन ने यह भी कहा कि ये बहुत जरूरी है कि हुकूमत की तमाम सरमायाकारी को मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इस ऐवान को लालच देने और खुश करने के तरीक़ेकार पर, जिसे अक्सर फ्रीबीज के नाम से जाना जाता है, गौर करने की जरूरत है। On placatory mechanisms, on appeasement, which is often known as freebies, this House needs to deliberate. I will be open to a structured discussion after consulting Leader of the House and Leader of the Opposition, because the country grows only with capex being available. Electoral process is such that these have become electoral allurements, and thereafter the governments that came in saddle found themselves very uncomfortable, so uncomfortable that they wanted to revisit their thoughts. There is urgent need for a national policy so that all investments of the government in any form are used in a structured manner for larger good. लोकसभा में आज कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला उठाया गया। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने कहा कि सिर्फ मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन गैर आईनी और वाज़े तौर पर गैर कानूनी है। तेजस्वी सूर्या ने तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा किया। In the Karnataka budget, Siddaramaiah government has made 2 unconstitutional announcements. One is regarding the 4% religion-based reservation for Muslims in government contracts, which is impermissible in the constitutional scheme. And second, a very divisive and a devious policy of allotting 1,000 crore rupees for a policy called Chief Minister's Minority Colony Development Fund. Both these are against the spirit of the Constitution, have the potential to cause balkanization of India. बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कांग्रेस के जरिए मुसलमानों को पिछले दरवाजे से रिजर्वेशन देने का मसला उठाया। निशिकांत दुबे ने मरकजी हुकूमत से मजहबी बुनियादों पर रिजर्वेशन पर पाबंदी लगाने का कानून बनाने का भी मुतालबा किया। भारत सरकार से आग्रह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में केवल मुसलमान की वोट बैंक के लिए उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, भारत के ताने वाने को तहस-नहस करना चाहते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और जो 27 कहता है कि इस देश में रिलीजन के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कानून बनाइए और अपोजिशन का जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है इसको खत्म करिए और मुसलमानों को बैकडोर से कोई एंट्री नहीं दीजिए। आज रायसीना डायलॉग के आखिरी दिन वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कौमी सर और सरमायादार, सियासत, तिजारत और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मौजू पर खिताब किया।
वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तस्लीम किया कि टैरिफ पाबंदियां और तिजारती पाबंदियां अब ख़ारजा पॉलिसी में एक हकीकत बन चुकी हैं, क्योंकि मुमालिक तेज़ी से माशी आलात जैसे कि मालियाती लेन देन, तवानाई और टेक्नोलॉजी को हथियार बना रहे हैं। आज बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक दहाई पहले की निस्बतन तहम्मुल में कमी आई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि हमें ये पसंद आए या न आए, टैरिफ और पाबंदियां एक हकीकत बन चुकी हैं। ये मालियाती लेन देन, तवानाई की फराहमी या टेक्नोलॉजी जैसा कोई भी शोबा हो सकता है। Ways of dealing with weaponization. One is to stay on the right side of the weapon. In the digital era, I think it's not just about cost, reliability, trust, transparency. So you want to do business more and more with those with whom you are secure. And you know, your earlier point that everybody has, every partner offers some risks, yes. But you would rather take the risks with those where your interests are not contradictory, then the risks are not that great, rather than those with whom your interests could clash or do clash. So I would argue today that countries in a way need a kind of a macro business strategy. माइक्रोसॉफ्ट के साबिक CEO बिल गेट्स ने पार्लियामेंट हाउस में मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा से मुलाकात की। वजीर सेहत ने माँ की सेहत, हिफाजती टीकों और सफाई सुथराई के शोबों में गेट्स फाउंडेशन की शिराकत में सेहत के शोबे की कामयाबियों की तारीफ की। गेट्स ने सेहत के शोबे में भारत के मुतय्यन करदा बड़े अहदाफ की सताइश की और इन अहदाफ को हासिल करने के लिए भारत के साथ शिराकत दारी के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने तशख़ीस और दवाओं की लागत को कम करने, दुनिया भर में सेहत की सस्ती खदमात की फराहमी में भारत के काम की तारीफ की। दोनों फरीक शिराकत दारी को जारी रखने के लिए सेहत के शोबे में ताउन के मुआहदे की तजदीद के मुंतज़िर हैं। चौथी कौमी सागरमाला कमेटी की मीटिंग विज्ञान भवन दिल्ली में हुई। जैसा कि सागरमाला प्रोग्राम इस साल अपनी 10वीं सालगिरह मना रहा है, कौमी सागरमाला एप्स कमेटी की मीटिंग भारत में बंदरगाह की तरक्की और समुद्री तरक्की के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल के लिए मुनक़िद हुई। मरकजी वज़ीर सरबानंद सोनोवाल ने इस मीटिंग में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल 2047 और मैरीटाइम विजन 2030 के तहत जहाज साजी और जहाज की रीसाइकिलिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारी हर पोर्ट का कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी भी बढ़ चुका है। 234 मिलियन मेट्रिक टन तक उसका बढ़ोतरी हुई है। मतलब पहले इतना भारी मात्रा में कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी हमारे पोर्ट में थे नहीं। ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही, मैकेनाइजेशन की वजह से ही, डिजिटाइजेशन की वजह से ये संभव हुई है। और साथ साथ में पोर्ट लेड कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, इस सिलसिले में भी जो भी सफलता प्राप्त हुई है, इसकी वजह से आज मोर देन 1500 किलोमीटर रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से पोर्ट को जुड़ा गया है। ये बहुत बड़ी एक सफलता है। और पुलिस ने पीर को नागपुर में होने वाले तशद्दुद के मास्टरमाइंड फ़हीम शमीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। शमीम खान पर लोगों को तशद्दुद पर उकसाने का इल्ज़ाम है। अदालत ने उन्हें 21 मार्च तक तहवील में भेज दिया है। पुलिस ने फ़हीम खान समेत 51 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तशद्दुद भड़काने के मरकजी मुल्जिम फ़हीम शमीम खान अक़लती डेमोक्रेटिक पार्टी के नागपुर के सदर हैं। इब्तदाई तहकीकात और पुलिस की जानिब से जारी करदा वीडियो के मुताबिक फ़हीम खान ने कशीदगी शुरू होने से ऐन क़ब्ल मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की थी, जिससे इलाके में फ़िरक़ा वाराना कशीदगी बढ़ गई और तशद्दुद शुरू हुआ। पुलिस के मुताबिक फ़हीम ने लोगों को उकसाया और 500 लोगों को थाने में जमा किया। नागपुर फसादात में काफ़ी जानी नुकसान हुआ था। इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया और कई लोगों की गाड़ियों, दुकानों और घरों को आग लगा दी गई। बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीटिंग का एहतमाम किया गया। RSS की ऑल इंडिया नुमाइंदा असेंबली का सालाना इजलास 21 से 23 मार्च को बेंगलुरु के चिन्नाहल्ली में
जन सेवा विद्या केंद्र के अहाते में मुनक़िद हुआ। इजलास में आरएसएस के ऑल इंडिया पब्लिसिटी चीफ सुनील अंबेकर ने कहा कि इस साल अक्टूबर 2025 में आरएसएस के 100 साल मुकम्मल हो गए हैं, लिहाजा हम अपने 100 साला तकरीब से मुतालिक तमाम प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल करेंगे। 4 वर्षों के बाद बेंगलोर के इसी परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हो रही है। आने वाले परसों यानी 21, 22 और 23 मार्च 21, 22, 23 मार्च इन दिनों में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक इसी परिसर में होगी। सभी जानते हैं कि जो आने वाले विजयादशमी 2025 को संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस निमित्त जो कार्य विस्तार की जो पूरी एक योजना थी, एक्सपांशन ऑफ अवर शाखा वर्क, इसकी भी पूरी समीक्षा इसमें होगी। और एक वक्त था कि जब सुबह की पहली किरणों के साथ ही छोटी गोरैया आंगन में इधर उधर चहचहाती थी और चहचहाट से पूरा घर भर जाता था। दाना उठाने के लिए सहन में घूमना और कोई आवाज़ सुनकर उड़ना बच्चों के लिए किसी तजद्दुद से कम नहीं था। लेकिन वक्त बदल गया है और गोरैया मादूम होने के दहाने पर है। हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। गौरैयों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। बढ़ती हुई शहरीकारी, मोबाइल टावर से निकलने वाली तापकारी और आलूदगी के साथ कंक्रीट के जंगलों के फैलाव और ज़रूरी तरीकों में तब्दीली ने इसका घर इससे छीन लिया है, जिसकी वजह से गौरैयों की तादाद में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गौरैयों के बढ़ते हुए खतरे से फिक्रमंद होते हुए मन की बात में लोगों से उनके तहफ़्फ़ुज़ की अपील की और उन्हें हयातियाती तनव्वु के लिए अहम करार दिया। हमारे आसपास बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में गौरैया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गौरैया दिखती है। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गौरैया हमसे दूर चली गई है। आज की पीढ़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गौरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है। ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापसी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं। गौरैया की कम होती तादाद के पेश नजर गौरैया का आलमी दिन 20 मार्च 2010 से मनाया जाने लगा। इसमें नेचर फॉर एवर सोसाइटी के मोहम्मद दिलावर का किरदार अहम रहा। गौरैयों के माहिर संजय कुमार, जो कई सालों से गौरैयों के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम से मुंसलिक हैं और गौरैयों के तहफ़्फ़ुज़ पर 3 किताबें भी लिख चुके हैं, बेदारी मुहिम चलाकर सैकड़ों लोगों को इस मुहिम से जोड़ चुके हैं। हमारी नन्ही दोस्त गौरैया विलुप्ति की ओर बढ़ चली है। उसकी घर वापसी की पहल हमें ही करनी होगी और ये जन भागीदारी से होगी। जहां गुजरात के जगत कनखावाला, जो स्पैरोमैन के नाम से मशहूर हैं, गत्ते के घोंसले बनाकर चिड़ियों को वापस लाने में मसरूफ हैं, वहीं नरेंद्र फुलोवी हर गांव में प्लाईवुड और मिट्टी के घोंसले बनाकर गौरैयों को रिहाइश के बहरान से बचा रहे हैं। गौरैया माहौलियाती निज़ाम और हयातियाती तनव्वु का एक अहम हिस्सा है, जो बीजों को फैलाने और कीड़ों पर काबू पाने में अहम किरदार अदा करती हैं। गौरैयों के आलमी दिन जैसे इक़दामात के आगाज के बाद लोगों में चिड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बेदारी भी बढ़ी है। ताहम इस समाजी परिंदे को बचाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गौरैयों की चहचहाहट हर घर और आंगन में सुनाई देने लगी है। चिड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम में उम्मीद की किरण है और हम इस प्यारे परिंदे से सिर्फ यही कहेंगे, ऐ चिड़िया फिर मेरे आंगन में आ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें।
और आलमी खबरों में अमेरिका और रूस के दरमियान रूस यूक्रेन तनाज़े को रोकने के लिए 30 रोज़ा जंगबंदी का एक महदूद मुआहदा तय पाया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मंगल को अमन मुआहदे के हवाले से टेलीफोन पर बातचीत की। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि सदर ट्रंप और सदर पुतिन के दरमियान फ़ोन कॉल में जंगबंदी पर मुआहदा तय पाया गया है। इसमें दोनों ममालिक ने 30 दिन तक एक दूसरे की तवानाई और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक किया है। और खेल की खबरों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली के शहर ट्यूरिन में मुनक़िद खुसूसी ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम में तमगे जीतकर वापस आने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुसूसी खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें शेयर करके जीत की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने लिखा कि मुझे अपने खिलाड़ियों पर बहुत फ़ख्र है जिन्होंने इटली के शहर ट्यूरिन में होने वाले खुसूसी ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया। हमारे शानदार खिलाड़ियों ने 33 तमगे जीते हैं। पार्लियामेंट में इस टीम से मुलाकात की और उनकी कामयाबियों पर उन्हें मुबारकबाद दी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।